नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आपको ले चलते हैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों की ओर। दाहिनी चौखट में आप जिन्हें देख रहे हैं वो सुपरिचित हैं, डॉक्टर अमित सिंह जेएनयू में पढ़ाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मसलों के बड़े जानकार हैं और बहुत कम अवस्था में इन्होंने अच्छी खासी ख्याति लब्ध कर ली है। बहुत ख्याति लब्ध जानकार हैं, प्रोफेसर हैं और विद्वान भी हैं, लेकिन ये खुद को अभी भी विद्यार्थी कहते हैं। इनकी विनम्रता है, इनका बड़प्पन है। अमित जी, सीधे मुद्दे की बात से शुरू करेंगे बिना आपका कोई जी, स्वागत सत्कार किए हुए। वैसे बहुत बहुत आपका स्वागत और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने व्यस्त शेड्यूल से समय दिया। लेकिन पहला सवाल, जी, गाजा में एक पीस समिट होती है, गाजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति, तमाम बड़े छोटे नेता मिलते हैं, उसमें उनका पालतू, मैं पालतू ही कहूंगा, शाहबाज भी जाता है, पाकिस्तानी तथाकथित प्रेसिडेंट। हालांकि उसके हाथ में कितनी पावर है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुनीर ही मुझे लगता है कि पाकिस्तान को चला रहा है। पाकिस्तान के बारे में तीन चीजें बड़ी फेमस हैं दर्शकों श्रोताओं की। पाकिस्तान रन्स बाई 3 A's। ए मतलब जो अंग्रेजी का अल्फाबेट है। फर्स्ट इज अल्लाह, सेकेंड इज अमेरिका एंड थर्ड इज आर्मी। अब इनका क्रम आप जो भी कर लो, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी लीडर फंसता है तो वो तुरंत अल्लाह को याद करने लगता है और वो तुरंत और कट्टरता की ओर बढ़ता है। हालांकि ये बात ही विरोधाभासी है कि किसी मोहम्मदन मुल्क में मैं कहूं कि वो और कट्टर बन रहा है, क्योंकि मोहम्मदन होने का मतलब ही खैर वो विषयांतर होगा। इधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ एक अलग मोर्चा खोल रखा है और संबंधों की स्थिति ये है कि कम से कम 2-3 हजार लोगों की जान चली जा चुकी है अब तक। और इन सब के बीच मोदी जीवा ने और जयशंकर जीवा ने तालिबानी विदेश मंत्री को उसके कानूनों से, अंतर्राष्ट्रीय कानून से मुक्ति दिलाकर, क्योंकि वैसे वो ट्रेवल नहीं कर सकते थे, 6 दिनों की उनको इजाजत मिली संयुक्त राष्ट्र से, और तब मुत्तकी यहाँ आए और यहाँ आए, देवबंद गए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये पूरी दुनिया में चल क्या रहा है? क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट होने की, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने की बात है या क्या है? देखिए ये बात बिल्कुल सही है व्यालोक जी कि वर्ल्ड ऑर्डर में पिछले कुछ समय से काफ़ी उठा-पटक चल रही है और हर देश अपने हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर को हाँकने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ समय से अमेरिका ही लगातार इसको हाँकता जा रहा था, लेकिन पिछले 20-25 साल में कुछ ऐसे मुल्कों का उदय हुआ है जो कि धीरे-धीरे विश्व में अपनी तूती बजवाने लगे हैं। और उसमें कहीं न कहीं भारत भी एक मुल्क है जो कि अपने एक अनोखे अंदाज़ में विदेश नीति को लेकर आगे बढ़ रहा है, जो कि अब नॉन अलाइनमेंट से दूर भी है और हर तरीके के अलाइनमेंट में होकर भी उनके साथ अलाइन भी नहीं है और बड़ी ही प्रैग्मैटिक विदेश नीति अभी भारत आगे लेकर चल रहा है, जिसमें भारत का जो राष्ट्रीय हित है उसी को ही सर्वोपरि रखते हुए हम लोग अपनी बात रख रहे हैं और कहीं न कहीं ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उससे भी आगे निकल कर अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। एक ज़माना था जब हम लोग कुछ ज़्यादा ही आदर्शवादी थे, यथार्थवादी नहीं थे और उसमें जिस प्रकार से अभी हमने अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री जो कि तालिबान से आते हैं मुत्तकी उनको होस्ट किया और उनको भी अंतर्राष्ट्रीय परमिशन लेनी पड़ी जैसा आपने खुद बताया यूएन से, तब जाकर वो भारत में पहुँचे और कई सारे विषयों पर उनसे बात हुई और उन्होंने भारत का एक तरह से सजदा भी किया और बोला कि जिस प्रकार से भारत लगातार अफ़गानिस्तान को रिबिल्ड करने में हमारा साथ दे रहा है वो काबिले तारीफ़ है। तो रही बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काफ़ी उथल-पुथल है ही और अमेरिका या ट्रंप बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, लेकिन जिस प्रकार से नोबेल पीस प्राइज़ की घोषणा हुई, तो मुझे लगता है उनका जोश ठंडा हुआ और होना भी चाहिए। लेकिन फिर भी जो उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिए हुए हैं जैसे गाज़ा पीस सम्मेलन की बात आपने भी की, वो अभी चल रहा है और इजिप्ट में उसका समिट हुआ जिसकी
जिसके लिए नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे देश से कोई और जूनियर मंत्री वहां शिरकत करेंगे। लेकिन विश्व के कुछ बड़े नेता वहां पहुंचे, जिसमें इटली की नेता भी थी और भी कई नेता थे, और हमारे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी वहां पहुंचे हुए थे। और जिस प्रकार से ट्रंप ने उनके सामने ही नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो मुझे लगता है वो मूवमेंट बिल्कुल वैसा ही था कि फुट इन द माउथ ऑफ शहबाज शरीफ, क्योंकि वो बहुत ही असहज हुए जब उनकी नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई। और ये पूछा गया मंच पे से ही उनके सामने कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत के संबंध अच्छे होंगे, तो आपका क्या कहना है? शहबाज शरीफ तो बड़ा थोड़ा ठिठके और बड़ी ही कुंठा के साथ उन्होंने एक स्माइल दी या आंख मारते हुए नजर आए। जी जी एक वैलू। एक इंटरजेक्शन मैं करना चाहूंगा कि शहबाज जिस तरह गले पड़ रहे थे या जिस तरह उन्होंने बड़ाई की, ठीक है, एक नेता को दूसरे नेता की करनी चाहिए, लेकिन कल से परसों से एक मीम फेस्ट आया हुआ है जिसमें कहीं उनको कुकुर के तौर पर दिखाया जा रहा है, कहीं विश्व के हर एक नेता के पास अपने अपने कुकुर हैं। तो 3 फोटो पुतिन की उनके साथ लगा दी गई है, पुतिन की उसके कुकुर के साथ, मोदी की उनके कुकुर के साथ, और बाकी के, और इधर ट्रंप की फोटो मुनीर और शहबाज के साथ लगा दी गई है, और उसके नीचे लिख दिया गया है कि ट्रंप सबसे अच्छे कुत्ते पालते हैं। अब इस सब तरह का स्तर जब चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, और ट्रंप ने तो वैसे भी माहौल को क्या बना दिया है वो आपसे बेहतर मैं तो नहीं बता पाऊंगा। थोड़ा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चलते हैं, भारत पर बाद में आएंगे, अभी आप भारत को टच मत कीजिएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ये चल रहा है, धुआंधार गोलीबारी चल रही है, पाकिस्तान कभी बरसा दे रहा है, कभी अफगानिस्तान, ये क्या मसला है और इसका साउथ एशिया में आखिर इतना उबाल क्यों है? क्योंकि इसके पहले दर्शकों थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं एक आध, कि बड़गाम एयरपोर्ट बेस को मांग लिया अमेरिका ने, अफगानिस्तान ने मना कर दिया। अफगानिस्तान का विदेश मंत्री, जिस सरकार को भारत ने मान्यता भी नहीं दी है, वो विदेश मंत्री भारत आता है, भारत के कसीदे काट के जाता है। तो ये कैसे इसको समझा जाए? क्या साउथ एशिया में कुछ दिन पहले हमारे सेना नायक कह देते हैं, सेना अध्यक्ष, उनको नायक भी कहा जाता है, मैंने गलत शब्द नहीं बोला है साथियों, वो कह देते हैं कि भूगोल बदल जाएगा। कुछ आवाजें आ रही हैं कि साउथ एशिया का भूगोल बदल जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीओके की बात हो रही है। तो ये क्या, कैसे देखा जाए? किस तरह एक सामान्य आदमी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को नहीं समझ पा रहा है, वो कैसे देखेगा? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली। सोशल मीडिया पे तो बहुत तरह की बातें चलती हैं, तो मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा जिस मीम की आपने बात की, लेकिन थोड़ा सा वही गाजा पीस समिट से शुरू करते हुए अफगानिस्तान पे आऊंगा, क्योंकि वहीं पे ही जो मीम आई उसका पीछे की भी वजह होती है। क्योंकि जिस प्रकार से शहबाज शरीफ ने एक बार फिर बिना बोले ही नॉमिनेशन कर डाला कि हम वकालत करते हैं कि ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, हालांकि उसकी घोषणा हो चुकी थी जो उनको मिला नहीं। क्योंकि मुझे लगता है जो कमेटी ने सोचा शायद ठीक ही सोचा होगा कि एक तरफ आप पीस की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ईरान में भी बम गिरा रहे हैं, आप गाजा पीस समझौते में बात करने जा रहे हैं, तो आप दूसरी तरफ रशिया को भी धमका रहे हैं कि हम टोमाहॉक मिसाइल जो है यूक्रेन को दे देंगे। तो मुझे लगता है यानी एक अनूठा एक प्राइज बनाना पड़ेगा जो ट्रम्प को दे देना चाहिए, और अगर पाकिस्तान का बस चले तो वो खुद लाकर उनके हाथ में दे दें। तो खैर, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आए दिन झड़पें हो रही हैं, और वो झड़प बहुत ही छोटा शब्द मैंने यूज किया है, वो कहीं ना कहीं एक युद्ध के रूप में चल रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि 3,000 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं, उनमें काफी सारे पाकिस्तान के सिपाही भी हैं। तो जब से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आया है, तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो सीमावर्ती एरिया है उसमें झड़प लगातार चल रही है।
क्योंकि कुछ इलाका ऐसा है जिसको अफगानिस्तान हमेशा से ही अपना मानता आया था, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ था। अब तालिबान की राष्ट्रवादी सरकार जो है वो अपनी सारी जमीन वापस ले लेना चाहती है, और तालिबान का अच्छा खासा तबका ये मान कर बैठा है कि अब तक अफगानिस्तान का जितना भी बेड़ा गर्क हुआ उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। वो उन्होंने हमेशा ही अमेरिका के मंसूबे को पूरा होने के लिए पाकिस्तान ने जगह दी ताकि अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क हो। तो खैर, अब वो अपनी जमीन वापस पा लेना चाहते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि साउथ एशिया में भारत सबसे बड़ी ताकत है, और भारत का अगर कोई दुश्मन है तो वो पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान का अगर कोई दुश्मन है तो वो पाकिस्तान है। और इसी वजह से अफगानिस्तान भारत के साथ अपनी मित्रता लगातार बढ़ा ही रहा है, और उसको ये भी पता है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जिससे दोस्ती बनाकर वो अपने मुल्क को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकता है, और इसी वजह से ही अफगानिस्तान भारत के साथ अच्छी दोस्ती लगातार देखता आया है। भारत के माध्यम से ही अफगानिस्तान को सार्क में भी का सदस्य माना गया। ये सिर्फ भारत की वजह से ही हो पाया। तो मुझे लगता है जो एक रीबिल्डिंग का प्रोसेस अफगानिस्तान में चल रहा है, इस वजह से भी वो लगातार चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध सुधरे। लेकिन पाकिस्तान, जो कि एक आतंकवाद को पालने वाला, बड़ी शक्तियों के मंसूबे को यहाँ कहना चाहिए कि बड़ी शक्ति मतलब यानी अमेरिका के मंसूबे को पूरा करने वाला एक बस जैसे बोला जाए डोरमैट बना हुआ है। इसलिए इस डोरमैट को ही खत्म कर दिया जाए, ऐसा अफगानिस्तान सोच रहा है। और भारत में भी लगातार इस तरीके की बातें चल रही हैं कि अगर भारत में शांति चाहिए तो पाकिस्तान के माध्यम से जो प्रायोजित आतंकवाद है उसको जड़ से खत्म कर देना होगा, और वो तभी होगा जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान को वापस ले लिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, स्वात, पता नहीं क्या क्या जगह में स्वाधीनता आंदोलन चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो पंजाबी मुसलमान हैं, जो हमारी छाती पर बैठकर हमारी डेमोक्रेटिक वॉइस, डिसेंटिंग वॉइस या हमारा एक अलग तरीके का जो सांस्कृतिक पहचान है उसको सप्रेस कर रहे हैं, उससे वो मुक्ति पा लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जल्दी ही एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शुरू होगा, और भारत में रहने वाले जो पाकिस्तान के पैरोकार हैं, जो कि नारे लगाते रहते हैं टुकड़े टुकड़े कर देने की, तो मुझे लगता है पाकिस्तान के टुकड़े बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। बस ये चंद महीनों की या कुछ सालों की बात रह गई है। जी, भारत ने तालिबान के विदेश मंत्री को न केवल इजाजत दी, बल्कि पहले उसी तालिबानी विदेश मंत्री ने बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस भी की जो उसकी जमीन पर थी, वेना संधि के मुताबिक उसकी संधि पर थी। लेकिन ये वही भारत है जिसने तालिबान की सरकार को अभी तक मान्यता नहीं दी। तालिबान के विदेश मंत्री जब आए तो उनके पीछे वही कुख्यात तस्वीर थी, बामियान के बुद्ध जहां कभी थे, अब वो खाली जगह वाली फोटो थी। फिर प्रेस क्लब में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की तो महिला पत्रकारों को बुलाया। अपने यहाँ अफगानिस्तान में जब की थी कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने नहीं बुलाया, इजाजत नहीं दी। और दर्शकों, मैं जब अफगानिस्तान कह रहा हूं तो जानबूझकर कह रहा हूं क्योंकि वेना प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर कोई देश का दूतावास है तो वो वही कहा जाएगा, लिटरली वो संपत्ति है। यहां तक कि अगर अफगानी दूतावास के नंबर वाली गाड़ी जा रही है तो जब तक कोई व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है, आपकी पुलिस उसको नहीं पकड़ सकती है, आपकी सेना उसको नहीं उठा सकती है, अगर वो गाड़ी से नहीं उतरेगा तो, क्योंकि वो गाड़ी अफगानिस्तान है। जी, इसलिए मैंने कहा कि जब उन्होंने चाणक्यपुरी के आसपास अपने जो भी उनका दूतावास है, और एक दिन पहले उसको दूतावास की स्थिति बहाल करके दी भारत ने कि हाँ ये दूतावास है, वरना वो स्थिति भी गई हुई थी क्योंकि मिशन वगैरह तो खत्म था।
इतना इसलिए समझाया कि कभी-कभार छोटी-मोटी बातें नहीं समझने के चक्कर में हम लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। अमित जी, अंतिम सवाल, भारत आखिर अपने ही फैसले को क्यों पलट रहा है तालिबान के? देखिए, मैंने पहले ही बोला कि वो समय चला गया जब भारत एक आदर्शवादी तमगा लेके गले में घूमता था और उस आदर्शवाद की रियल वर्ल्ड में कोई पहचान नहीं थी। तो हमें अपने राष्ट्रीय हितों को साधना है, क्योंकि एक समय था जब हमने म्यांमार से भी दोस्ती छोड़ दी, क्योंकि नेहरूवियन आइडियलिज्म हमारे सर चढ़कर बोल रहा था। म्यांमार में सैनिक शासन था और वो बहुत लंबे सालों तक रहा। लेकिन जब लुक ईस्ट पॉलिसी हम लोगों ने 1991 में शुरू की, तो हमने रियलाइज किया कि नहीं, इस आदर्शवाद को थोड़ा दूर रखना चाहिए और प्रैग्मेटिक तरीके से सोचना चाहिए। तो इसलिए हमने म्यांमार के साथ भी संबंध सुधारने शुरू किए। 1991 में सुधारने शुरू किए और 2010 के आसपास जाकर वहां पे प्रजातंत्र आया। ये बात और है कि अभी कुछ साल पहले ही दोबारा से सैनिक शासन आ गया वहां पर, लेकिन हमने अपने संबंधों को सामान्य रखा है, क्योंकि जब हमने संबंध विच्छेद कर दिया था म्यांमार से, तो चाइना ने वहां अपने इतने पैर फैला दिए कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी, सांस लेना भी दूभर हो रहा था। तो अब हम इन सारी सच्चाई को जानते हैं, इसलिए मैंने आपको म्यांमार का उदाहरण दिया। इसलिए अफगानिस्तान में चाहे तालिबान की सरकार आए या किसी भी कट्टरपंथ की सरकार आए, हमें अपने संबंधों को सामान्य रखना पड़ेगा, क्योंकि 2019 में जब कश्मीर से हम लोगों ने धारा 370 को निरस्त किया, तो एक ये भी माना जा रहा था भारत के पॉलिसी सर्कल में कि हो सकता है कि पाकिस्तान के उकसावे पर तालिबान भारत पर आक्रमण ही ना कर ले, क्योंकि कि मुस्लिम बहुल राज्य है। तो ये सारी चिंताएं भी थी। तो मुझे लगता है इसी के मद्देनजर रखते हुए भारत अपने राष्ट्रीय हितों को समझता है। तालिबान के साथ संबंध हमें सामान्य रखने चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरा मुल्क है। नो डाउट हम कमिटेड है कि वहां पे बच्चों को, स्त्रियों को समान अधिकार दिए जाए, प्रजातंत्र की बहाली हो, मानवाधिकारों की सुरक्षा की जाए। वो जल्दी होना चाहिए, लेकिन उससे पहले भी भारत अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर सजग है। इसलिए तालिबान के साथ हम डायलॉग और डिस्कशन और डिबेट में गए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे जब बातचीत का दौर आगे चलता जाएगा, तो भारत के ही माध्यम से अफगानिस्तान में भी प्रजातंत्र आएगा और वहां मानवाधिकारों की भी सुरक्षा की जाएगी। ये आप बिल्कुल मानकर चलिए। लेकिन पहले हमें अपने सामरिक हितों को, राष्ट्रीय हितों को साधना है, और उसके लिए तालिबान के साथ संबंध सुधारने पड़ेंगे। रही बात जो आपने फीमेल कुलीग्स को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने नहीं दिया, तो बात बिल्कुल सही है। वियना कन्वेंशन के तहत अफगानिस्तान एम्बेसी में कौन दाखिल होगा, कौन अंदर आएगा, कौन नहीं आएगा, इसका प्रेरोगेटिव अफगानिस्तान की सरकार पर ही है। उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। बाद में यही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री राजी हुए और उन्होंने महिलाओं के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और उनके हर सवालों का जवाब भी दिया, जिसमें कई सवाल काफी तीखे थे, जो कि महिलाओं की शिक्षा को लेकर, उनके समान अधिकारों को लेकर थे। तो उम्मीद है जल्दी ही पहले वहां प्रजातंत्र आ जाए और उसके बाद मुझे लगता है कि सारे मानवाधिकारों की सुरक्षा भी जल्दी ही वहां पे की जाएगी। भारत उसके लिए सजग है, लेकिन पहले भारत को अपने सामरिक हितों को साध लेना चाहिए, और उसके लिए अगर एक रणनीति बनाई जाए जिसमें अफगानिस्तान उधर से चले और हम इधर से चले, और जो डिस्प्यूटेड लैंड है हमारा, हम अपना वापस ले लें, अफगानिस्तान अपना वापस ले ले, तो मुझे लगता है दोनों हितों के, देशों के राष्ट्रीय हितों के लिए बढ़िया होगा, और पाकिस्तान के जल्दी ही टुकड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह यही होगा। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, अफगानिस्तान में लोकतंत्र आएगा। अगर एक प्रोफेसर की ये बातें आ रही हैं और आप इसे यह कहकर खारिज कर दे रहे हैं कि अरे ये दिवा स्वप्न है या फिर किसी पिनक में कही गई कोई बात है, चंडू खाने की गप है, तो मित्रों याद कर लीजिएगा, 370 हटाना भी असंभव सा कार्य। तो राजनीति में कब क्या बदल जाए, कहाँ क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने विस्तार से हमें सारी बातें बताई।
हमारे दर्शकों श्रोताओं को जरूर ये वार्ता पसंद आएगी। दर्शकों श्रोताओं, प्लीज आपके अगर कोई और सवाल हो अमित जी से, किसी और विषय पर बातचीत आप सुनना चाहें तो हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब की करने की कृपा जिस तरह आपने बनाई हुई है, प्लीज वह प्रेम रस बरसाते रहिए, हमें उस फुहार में भींगना बड़ा अच्छा लगता है। एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।